हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स सेटर प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज आपका टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस द ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको पता होना चाहिए 1986 सबसे पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था जिसको रिप्लेस करके 2019 में लाया गया। द न्यू बिल वॉज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन अगस्त 6 2019। अगस्त 6 2019 को ये पास किया गया था बिल प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ बात करते थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 हैज बीन पास्ड बाय लोकसभा। ये जो बिल आया 2019 इसको पास किया गया था लोकसभा में जुलाई 30 को 2019 एंड राज्यसभा में पास किया गया था अगस्त 6 2019। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिस्टर रामविलास पासवान। तो ये जो बिल पास किया गया था वो पास किया गया था जो कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, मिस्टर रामविलास पासवान ने। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक पर क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट तो 1986 में हुआ था, बट इट वाज इंप्लीमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन टू द राइट ऑफ द कंज्यूमर। इसको इंप्लीमेंट ही इसीलिए किया गया था ताकि लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन हो, राइट हो, कंज्यूमर का जो अधिकार है उसको बचाया जा सके। इट सेफगार्ड्स एंड एनकरेजेस द कंज्यूमर टू स्पीक अगेंस्ट इनसफिशिएंसी एंड फ्लॉज इन गुड्स एंड सर्विसेज। बचाने के लिए साथ ही साथ कंज्यूमर को एनकरेज करने के लिए कि वो जो भी कमियां हैं सामान के अंदर, जो भी उनके साथ हो रहा है उसके अगेंस्ट वो बोले, उसके लिए उनको एनकरेज किया जा रहा था। एक्ट अमेंडेड हुआ था 2002 में भी और फिर 2019 में। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कंज्यूमर की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एज पर द एक्ट अ पर्सन इज कॉल्ड अ कंज्यूमर हु अवेल्स द सर्विसेज एंड बाय गुड्स एनी गुड फॉर सेल्फ यूज। यानी वो पर्सन जो कंज्यूमर उसी को बोलेंगे जो सामान ले रहा है या चाहे गुड्स या सर्विसेज ले रहा हो वो अपने खुद के यूज के लिए ले रहा हो। किसके लिए ले रहा हो? अपने खुद के यूज के लिए, वही कंज्यूमर होता है। Worth to mention, if a person buys any good and avail any services for resale or commercial purpose, it's not considered a consumer। अगर आपने कोई चीज खरीदी है और आप सोच रहे हो उसको रीसेल कर दे या कमर्शियल पर्पज के लिए आपने यूज किया कर रहे हो आप, तो फिर आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। ठीक है, इसमें आपके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। कई बार डेफिनेशन ये इस वजह से पूछी जाती है कि कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि कौन कौन कंज्यूमर है, कौन कौन कंज्यूमर नहीं है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे बोलेंगे कंज्यूमर इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है। आपको एज इट इज नहीं लिखनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई रीसेल करना चाह रहा है तो आप कंज्यूमर नहीं हो। कमर्शियल पर्पज यानी ऐसा कोई भी काम जो आप खुद के प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, जैसे अपनी गेन के लिए, जैसे बिजनेस लोग करते हैं ना, बिजनेसमैन, वो कर रहे हो तो फिर आप कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज लॉ टू द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा, क्यों बनाया गया था? ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। दिस एक्ट वॉज इनएविटेबल टू रिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग कंज्यूमर कंप्लेंट इन कंज्यूमर अक्रॉस द कंट्री। देखो तो है ही है। इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स की जो अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी हुई है, इसी वजह से इसको रिजॉल्व करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इट हैज वेज एंड मीन्स टू सॉल्व द कंज्यूमर ग्रीवांसेस स्पीडली। अब इसका तरीका है, इन्होंने बनाया है कि किस तरीके से जल्दी जल्दी जो है वो कंज्यूमर की जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कुछ राइट्स होते हैं। राइट टू बी हर्ड एंड एश्योर दैट कंज्यूमर का पूरा सुनना है आपको। ठीक है, कंज्यूमर की सुनी जाए। राइट टू सीक रिट्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको कंपनसेशन देने का काम करेगा ये। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यहाँ तक कि कंज्यूमर को पढ़ाने का काम भी इसका है। राइट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। देखो ये पूरा हक दिया जाता है कस्टमर को कि वो छाट कर चल सकता है। जैसे हम लोग करते हैं ना, इस दुकान में पूछते हैं आप कितने का दे रहे हो, दूसरी दुकान से पूछते हैं आप कितने का दे रहे हो। हमारे पास हक है, हम दुनिया लोगों से पूछ सकते हैं कितना प्राइस है और जो हमें सही लगेगा हम उस पर खरीदेंगे। तो ये हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन दुकान वाले नाराज हो जाते हैं। उनकी दुकान पे जाओ ना लो ना, तो देखो कितना रूड बिहेव करते हैं। ये सबसे घटिया बिहेवियर होता है इन लोगों का।
अरे नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया तो नहीं लेगा ना आदमी की, कोई जरूरी थोड़ा जिस दुकान में घुसेगा उसमें लेना ही पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले बी अवेयर ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलो हमने दुनिया को तो बोल दिया, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कुछ, कंज्यूमर की भी तो जिम्मेदारी है कुछ। तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको मार्केट में क्या चल रहा है सबको पता होना चाहिए। नहीं पता चल रहा है कि टमाटर का क्या भाव चल रहा है, भाई पता होना चाहिए। आपको सारे सामान सारी चीजों का पता नहीं होगा तब तक आप कैसे कंपेयर करोगे कौन आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है कौन आपसे कम ले रहा है। बाई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ओनली, देखो हमेशा ना क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदा करो। क्वालिटी का कैसा मतलब है, जिसमें मार्क लगाओ, जैसे आप सोना खरीदते हो तो हॉल मार्क लगता है ना, ऐसे प्रोडक्ट ही आपको खरीदने हैं। एग मार्क, हॉल मार्क, ISI मार्क लगा रहता है प्रोडक्ट के अंदर, तो वही वाले प्रोडक्ट खरीदोगे तो लुटने के चांसेस कभी नहीं होते। बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट वाइल परचेसिंग इट। जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो हर चीज आपको ध्यान से देखनी है, उसका MRP, उसका एक्सपायरी डेट, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका वेट, एवरीथिंग यू शुड चेक इट। ओके। बाय लीगल प्रोडक्ट्स, हमेशा लीगल प्रोडक्ट्स ही खरीदना। पता चला ड्रग्स खरीदने पहुंच गए, एसिड खरीदने पहुंच गए, ऐसे प्रोडक्ट्स आप ना खरीदे तो बेहतर होगा। हमेशा इलीगल चीजें ना जाएं, लीगल प्रोडक्ट्स खरीदें। क्योंकि देखो एसिड इज नॉट अलाउड टू परचेज, है ना, लेकिन फिर भी लोग खरीद के लोगों के ऊपर डाल देते हैं, तो ये लीगल प्रोडक्ट नहीं है। आस्क एंड टेक द प्रूफ ऑफ द परचेज, खरीद रहे हो तो बिल जरूर लीजिए। फाइल अ कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, धोखाधड़ी हो गई है, तो प्लीज कंज्यूमर फोरम में जाकर कंप्लेंट जरूर फाइल करिएगा। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, ये तो फिर हमारी है ही कि एनवायरमेंट में रिस्पेक्ट करिए, नहीं वो हम नहीं करते, हम तो कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, हम लोग कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फायदा क्या है मैम, क्या क्यों जरूरी है हमें ये, तो हम पहले कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखते हैं। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कंज्यूमर इग्नोरेंस, देखो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर है ना कुछ ज्यादा इग्नोर करते हैं हर चीजों को, उन्हें नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की कि उन्हें लूटा जा रहा है, ना वो प्राइस चेक करते, ना वो एक्सपायरी चेक करते, उठा लाते हैं सामान। कंज्यूमर इतना इग्नोरेंस हो गया कंज्यूमर के अंदर, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेकर आए हैं हम लोग। कंज्यूमर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, हर जगह बिखरे हुए हैं कंज्यूमर, उन्हें पता ही नहीं उन्हें कहाँ कंप्लेन करना है, एक साथ नहीं काम करते ये कभी भी। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं आजकल। ये आप लोगों ने देखा होगा, रील वगैरह बनी हुई है, सच तो है वैसे ये वाली बात, कि जब पानी की बोतल खरीदते हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, तो बहुत ज्यादा रेट का डिफरेंस आता है। या आप अंदर खरीदते हो कोच के अंदर, है ना, तो वहां पे जो 12-13 रुपए की बोतल होती है वो 20-22 रुपए में बांट रहे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक का केस है, एक बार मेरे घर पे हुआ था, कोल्ड ड्रिंक वाला हुआ था कि वो कोल्ड ड्रिंक में ना जो MRP उस पर लिखी थी उससे 2 रुपए ज्यादा मांग रहा था वो, उससे बहस भी हो गई उस चीज को लेकर। तो ये एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है रेलवे की तरफ से, बहुत ज्यादा है ये, कि जो पानी की बॉटल्स वगैरह बिकती हैं उन पे जो MRP रेट होता है ना वो भी वो नहीं लेते हैं, उससे ज्यादा वो लोग लेते हैं। पर क्या करें, जो मतलब बिना पानी तो जरूरी है तो लोग ले लेते हैं। अब कौन इसके लिए कंप्लीट करने जाएगा, बट करना चाहिए आप लोगों को कंप्लीट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। देखो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस सही चलेगा, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेगा, हर चीज सही बनाएगा, तो वो लंबे टाइम तक टिकेगा और प्रॉफिट कमाएगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेसेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, देखो बिजनेस हमारे ही रिसोर्स यूज कर रहा है, हमारे ही रॉ मटेरियल, हमारे ही लेबर है, तो बदले में हमें फेयर ट्रांसपेरेंट चीजें उसको देने का पूरा यहाँ पर बनता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो बिजनेस का सिर्फ ये नहीं होता प्रॉफिट कमा लिया ये करिए, उसकी सोसाइटी के प्रति भी बहुत सारी चीजें होती है जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए। मोरल जस्टिफिकेशन, मोरालिटी के साथ चलना चाहिए, कुछ भी इलीगल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहिए, हर चीज उसको एथिकली राइट करना जरूरी है, तभी आप जो है आपके लिए, इसीलिए उनके लिए ये बहुत जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नहीं तो वो नहीं होगा ना, तो वो आप लोगों को 2 मिनट में जो है वो बेवकूफ बना देंगे। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देखो ऐसा काम अगर आप नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन, तो गवर्नमेंट इंटरवेन तो करेगी। गवर्नमेंट ने बनाया इसीलिए कंजर्वेटिव, तो आप लोग डरोगे नहीं, बिजनेसमैन डरेंगे नहीं। नहीं तो वो मिला, अभी भी मिला के देखो, मैंने अभी रिसेंटली केस सुना था, जो सेंसोडाइन है आपका टूथपेस्ट, उसकी नकली नकली सेंसोडाइन जो है वो मार्केट में आ रही है, नकली वाली, तो उस पर जो रेड करी गई थी, अगर गवर्नमेंट रेड नहीं करेगी तो फिर हम लोग तो अपने दांत उसी से ब्रश कर रहे थे, सोचो तो हमारा क्या जा रहा होगा वो अंदर बॉडी में। तो ये वाली चीज है कि गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी अगर आप सही से नहीं चलोगे तो, जैसे बिजनेस वालों के लिए बहुत जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम आता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिट्रेसल, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। वन बाय वन पढ़ लेते हैं। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी प्रोटेक्टेड एक ही बात है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्ड्स, assurance that goods and services will not cause injury or harm to life property। यानी अगर मैं सिंपल सी बात करती हूँ यहाँ पर,
तो आपके कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं, कंज्यूमर के जो हक होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है कि किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होना चाहिए कस्टमर्स को। सपोज करिए कि आप कोई वो हॉट वाटर बॉटल लेकर आ रहे हो सिकाई करने के लिए और वो फट जाए, इलेक्ट्रिक वाली, सोचो फट जाए तो हम भी फट जाएंगे साथ में। तो हजार्ड से बचाना बहुत जरूरी है। किसी ये अश्योर करना जरूरी कि कोई भी सामान, कोई भी सर्विसेज जो है वो किसी की जान या किसी की प्रॉपर्टी को हार्म या इंजरी ना करे, कोई मेडिकल रिस्क नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए प्रोडक्ट की। दूसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू नॉलेज, यानी बीइंग इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, लेबलिंग, एडवर्टीजमेंट, यानी आपको सारी की सारी सही इन्फॉर्मेशन देनी है कंज्यूमर्स को। क्वालिटी सही बतानी है, क्वांटिटी भी सही बतानी। कई बार आपने देखा होगा, पता नहीं, चेक करा करो, जो चीजें आती है पैकेट्स में दिखाता है वेट इतना है, पर वेट निकलता नहीं है, इतना कम रहता है वेट। तो ये आपको चेक करना चाहिए, जितना इन्होंने क्वांटिटी लिखी है उतना ही होना चाहिए, प्राइस जितना है उतना ही देना चाहिए, लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग सब कुछ सही होनी चाहिए। फिर आता है राइट टू चूज। राइट टू चूज मीन सिलेक्शन एंड कॉम्पिटिशन अश्योर्ड, एक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, यानी यहाँ पर जो है वो हमें हक पूरा राइट होना चाहिए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है। हम भाई हम इस दुकान से खरीदेंगे या उस दुकान से खरीदेंगे, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए, हमारा सिलेक्शन, हम चाहे वेराइटी ऑफ गुड्स पे सर्विसेज कोई से भी चूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर पूरा फेयर प्राइसिंग, क्वालिटी वगैरह होनी चाहिए, कोई मोनोपॉलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही दुकान के पास मिल रहा है और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं जाने का, अब वो दुकान वाला तो हमसे कितने भी पैसे ले सकता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन, इंटरेस्ट टू रिसीव फुल कंसिडरेशन एंड अप्रोप्रिएट फोरम। देखो भाई, सुनवाई जरूरी है, हमारी सुनने के लिए ना फोरम होना जरूरी है, जहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी सुनवाई हो सकती है, जहाँ पे हमें सजेशन मिल सकते हैं। इसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और आपने पढ़ा होगा स्टेट, ठीक है, जो जिसमें आपका झगड़ा सुलझाया जा सके, हमारी सुनी जाए। जैसे आप लोग कहते हैं ना, हमारी जैसे पुलिस स्टेशन बने हुए हैं कि अगर आप अपनी तकलीफ लेकर जाओ तो पुलिस सुनेगी, लेकिन ऐसा है नहीं, पुलिस तो सुनती ही नहीं है। ये मतलब सब कुछ ऑपोजिट चल रहा है अपने इंडिया में, सब कुछ ऑपोजिट है। तो ऐसे इनके लिए बनाया गया है कि आपकी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे पास आइए। राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी रेमेडीज फॉर ग्रीवांसेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग फॉल्टी गुड्स कंपनसेशन रिप्लेसमेंट। देखो भाई, सीक रिड्रेसल यानी अगर कोई दिक्कत है, आपकी शिकायत है, उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, या तो फिर आप कंपनसेशन लो, यही तो हो सकता है, या रिप्लेसमेंट करा लो, आपके साथ जो भी चीज हुई है उसको हैंडल करना है, यानी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए कस्टमर्स को। लास्ट है आपका राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, नॉलेज एंड एजुकेशन। देखो, इसका ना कंज्यूमर राइट का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंज्यूमर्स को सारी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। आप जो है वो लोगों को जागरूक कराइए, जागरूक ग्राहक जागरूक, सुना होगा आप लोगों ने स्लोगन, तो ये जागरूक ग्राहक जागरूक इसीलिए बनाया गया है कि सच में जाग जाओ। पैम्फलेट बांटिए, थोड़े से कैंपेन चलाइए, मीडिया कैंपेन चलाइए, वर्कशॉप चलाइए, तो लोगों को पता तो चले कि उनके पास कितने सारे पावर है। लोगों को पता ही नहीं कि उनके पास पावर भी है, नहीं पता लोगों के पास कि उनके पास पावर है। जब हम छोटे क्या है, मेरे हमारे पेरेंट्स का कोई ये नहीं पता था कि अगर कोई हमसे ज्यादा पैसे ले लिया किसी ने सामान का या कुछ ले लिया तो हमें, हमारे लिए कंज्यूमर कोर्ट भी है, उन्हें नहीं पता था। सही बता रही हूँ मैं, नहीं पता है मेरे पेरेंट्स को, अब तो उन्हें पता है, बट तब नहीं पता था कि हमारे लिए कोर्ट भी बना हुआ है, तो लोगों को पता ही नहीं है आधी चीजें। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कुछ 5 तरीके जो है यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। देखो भाई, बिजनेस को खुद ही सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा, अपने खुद के एसोसिएशन बनाइए। सब बिजनेस जो है वो अपना कर रहा है, लेकिन उसको अंदर ही एक फोरम बनाना पड़ेगा जिसमें वो कंज्यूमर की बातें भी सुने। इसका वेट ना करे कि सरकार ने बना रखा, अपना खुद से भी बनाइए ना वो अपने लिए, मतलब अब लोगों के लिए। बिजनेस एसोसिएशन से बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशन होते हैं जो वो अपने जो ट्रेडर, जिनके से जो व्यापारी होते हैं ना, उनको ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देते हैं कि भाई आप फेयर करोगे, आप किसी के साथ चीट नहीं करोगे, तो वो उनके लिए है, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर का अवेयरनेस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई, उनको अवेयर कराइए, जागो ग्राहक जागो वाली चीज है। ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह आपने सुने होंगे, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो आकर जो है वो आप लोगों के लिए हेल्प करते हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत हो जाए, सब सब चीज के लिए एनजीओ बने हुए हैं, है ना, बने हैं ना, बने। ऑर्फनेज है, जैसे ऑर्फन लोगों के लिए है ना, और गर्ल सेफ्टी के लिए है। तो ऐसे आपके एनजीओ भी बनाए गए हैं ताकि आपको प्रोटेक्ट किया जाए। और गवर्नमेंट तो है ही है आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने ही यहाँ पे बनवाया है, ताकि गवर्नमेंट का ही रोल है इसमें। तो सबको अपनी अपनी तरफ से बताना है कि किस तरीके से वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आता है रिड्रेसल एजेंसीज, यानी अगर आपको ग्रीवेंसेस है तो यहाँ पर आप किसके पास जाओगे, तो आपके पास 3 तरीके की होती है टियर, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम या नेशनल फोरम।
अगर मैं वन बाई बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये इसके अंदर जो है वो आपका सेटअप हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था, और इसके अंदर मल्टीपल कमीशंस हैं जो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपकी सामान की वैल्यू इसके अंदर जो है अगर 1 करोड़ से कम है तो फिर आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हो। कितने करोड़ से कम है? 1 करोड़ से। लेकिन 2021 में इसको कम करके 50 लाख कर दिया गया था। मैंने यहाँ पे आपके दोनों लिखे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 करोड़ नॉर्मल है कंप्लेन, अगर आपकी 1 करोड़ से कम है तो आप आ जाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन 2021 में एक चेंज आया था जो लोगों को पता ही नहीं है, तो 2021 में उसकी वैल्यू कम करके 50 लाख कर दी थी कि सिर्फ 50 लाख तक की है तो आप आ सकते हो। इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है प्लस 2 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। पावर यही होती है कि ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखता है, जो भी गलतियां उसके लिए ऑर्डर करता है। ठीक है, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसे स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, टिपिकली स्टेट कैपिटल के अंदर होता है ये। इसके अंदर अगर आपकी कंप्लेन 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है तो आप कर सकते हो, लेकिन 2021 के हिसाब से 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको ये दोनों लिमिट याद करनी होगी। इसके अंदर प्रेसिडेंट होता है प्लस 4+ मेंबर्स होते हैं, 4 से ज्यादा इसमें मेंबर्स होते हैं। पावर इसके अंदर तो और भी ज्यादा होती है क्योंकि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देता है, एकदम वॉइड कैंसिल कर देता है ना, रिव्यू करता है कि डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है। फिर आता है आपका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपने फॉर्म किया गया है। इसमें अगर 10 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन 2021 के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा है तो। इसके अंदर प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 4 से 11 मेंबर्स होते हैं जिसमें एक वुमेन होती है। 4 से 11 मेंबर्स होते हैं जिसमें एक वुमेन होती है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर आपको लगता है कि हम डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लगता है हम स्टेट के फैसले से खुश नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप नेशनल कंज्यूमर में जा सकते हो। तो याद रखिएगा अपील जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको करनी है। ठीक है, विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आप अपील कर सकते हो। ये चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट है ही नेशनल के बाद तो, बट ये लोग सुलझा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आया सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, 2019 में ये चीज बनाई गई थी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस एक्ट के अंदर बनी हुई थी। इसका जो काम था इन्वेस्टिगेशन करना था, पेनल्टी लगाना था और कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम था। जो इसमें नया आपको बदलाव देखने को मिला वो सीसीपीए का था। द न्यू एक्ट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सीसीपीए हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। सीसीपीए का खुद एक अलग से विंग है, खुद से एक अलग से इन्वेस्टिगेशन विंग है जो डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं, उसको हेड है उसके। और विंग के पास क्या क्या पावर होती है? विंग के पास पावर होती है इंक्वायरी करने की रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, अगर किसी के कंज्यूमर राइट्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, वायलेट हुआ है उसको, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर फ्रॉड चीजें हो रही हैं उसको रोकने के लिए उसकी इंक्वायरी करते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, सपोज करिए गलत गलत एडवर्टीजमेंट आप लोग को दिखाई जा रही है, उसके लिए है। और रिकॉल गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज ऑफ हैजार्डस नेचर, जो भी ऐसे सामान है जो हार्म कर सकते हैं, इंजरी कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी करने का काम इनका न्यू सीपीए जिसे बोलते हैं सीसीपीए बनाया गया था आप लोगों के लिए। अब आपको ये याद रखना है सीसीपीए पेनल्टी कैसे लगाता है। अगर आपने एडवर्टीजमेंट मिसलीड कर दी, अगर आपने गलत एडवर्टीजमेंट करी है, जैसे आप लोग आजकल पान मसाला वाला ऐड देखते हो, मिसलीडिंग वाले ऐड जो आते हैं, तो इसमें सीसीपीए पेनल्टी लगा देगा। मैन्युफैक्चरर पर पेनल्टी लगता है या फिर जो इंडोर्स कर रहा है उस पर भी लग सकता है, याद रखना। 10 लाख तक की पेनल्टी लग जाती है और 2 साल की जेल हो जाती है अगर आप कोई गलत या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हो तो। लेकिन अगर वही आप लगातार वही चीज बार बार दोहरा रहे हो, बार बार मिसलीड कर रहे हो एडवर्टीजमेंट को, तो आपका फाइन 50 लाख तक पहुंच जाएगा और 5 साल की जेल हो जाएगी। यहाँ तक कि सीसीपीए जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बैन भी कर सकता है 1 साल के लिए। ये याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं कंज्यूमर्स को क्या क्या रिलीफ मिलते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर को रिलीफ मिला टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स और डिफिशियंसी इन सर्विसेज। भाई सबसे बड़ा आपको रिलीफ ये दे सकते हैं कि अगर आपके सामान में कुछ गड़बड़ है, डिफेक्ट है, तो हम उसको हटा देंगे, ये कर सकते हैं आपके लिए। दूसरा, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, या तो फिर हम एक काम करते हैं आपका प्रोडक्ट ही रिप्लेस कर देते हैं, उसके बदले नया दे देंगे। या फिर कर सकते हैं टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, या तो आपके पैसे पूरे के पूरे वापस कर दिए जाएंगे। या फिर टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, या फिर आपको पूरे पैसे की जगह कुछ कंपनसेशन दे दिया जाएगा, कुछ पैसे दे दिए जाएंगे।
टू पे अ प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, आपके भाई जो डैमेजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पे कर दिया जाएगा। या फिर टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या तो उस प्रोडक्ट पे बिल्कुल रोक लगा दी जाएगी कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करा जाए। नॉट टू ऑफर द हैजार्डस गुड फॉर सेल, ये देखा जाएगा कि आगे से आपको ऐसे कोई भी सामान ना बेचे जाए जो आपको हार्म कर सकते हैं या इंजरी कर सकते हैं। ठीक है, उसको विड्रॉ कर दिया जाएगा कि ऐसे सामानों को ना तो ऑफर किया जाएगा ना तो सेल किया जाएगा। ज्यादा और क्या कर सकते हैं, टू सीज द मैन्युफैक्चर ऑफ हैजार्डेड गुड एंड टू डिस इट फॉर ऑफरिंग हैजार्डेड, या तो फिर सीधे उस गुड्स का ना सीज कर दो, बंद कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ वैल्यू ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट टू बी द क्रेडिट द कंज्यूमर वेलफेयर फंड और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन पर्सन। तो यहाँ ये बोलते हैं कि भाई जो डिफेक्टिव गुड्स है उसका 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू किसी वेलफेयर फंड में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डलवा देते हैं। उससे कहते हैं जैसे डोनेशन नहीं कराते, आप लोगों ने सुना होगा, ये हरियाणा में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे। एक बार जब वो डाउरी को लेकर, दहेज को लेकर बहुत हुआ था, तो फिर वो इनका मतलब शादी भी हुई थी, फेरे भी हुए थे, बट कुछ लड़के ने कुछ क्या बदतमीजी कर दी थी लड़की के साथ, तो वो पंचायत बुलाई गई। तो पंचायत बुलाई गई तो उन्होंने बोला ना कि आप लड़की के सारे जेवर दहेज 70-80 लाख आई थिंक कुछ ऐसे दिए थे, तो वो आप वापस तो करोगे करोगे, साथ में आप गऊ दान के लिए 10 लाख दोगे, साथ में आप उनसे डोनेशन भी करवाया गया था। तो यही चीजें हमें बोली गई है कि डोनेशन भी करवा देंगे, आप 5% वैल्यू जो है फंड में जमा कर दो। टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्टिव ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, या तो फिर ऐसा करेंगे कि आप जो आपने गलती कर दी है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करती है, उसकी जगह आप सही वाला एडवर्टीजमेंट लगा दो। ठीक है, तो एडवोकेट कॉस्ट जो है वो देने की बात यहाँ पे करी जाती है। अब बात करते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज इन प्रमोटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो एनजीओज होती हैं, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका क्या रोल होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। देखो, सबसे पहले एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट। सबसे पहले तो वो आपको पढ़ाई लिखाई सिखाएंगे कि आपके अधिकार क्या है, आपके पास कितनी पावर है, आप कैसे यूज कर सकते हो, कहाँ कंप्लेन कर सकते हो, ये सारी चीज सिखाने का काम होता है इनका सबसे पहला। एजुकेटिंग कंज्यूमर थ्रू वेरियस पब्लिकेशन, सब करेंगे कैसे, काफी सारी चीजें पब्लिश करेंगे, मैगजीन पब्लिक करेंगे, पैम्फलेट चिपकाएंगे, ऐसे करके आपको समझाएंगे, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। कंडक्टिंग कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, देखो ये लोग ये काम भी करते हैं कि सामान लेकर आते हैं और लैब पे टेस्ट भी करवाते हैं कि वाकई ये चीज सही है कि नहीं सही। आजकल तो हर इंस्टाग्राम, हर यूट्यूब पे टेस्ट हो रही है चीजें, आपका मेकअप प्रोडक्ट, आपके खाने पीने की चीजें सब टेस्ट हो रही हैं, किसके अंदर क्या मिला हुआ है, किसके अंदर क्या मिला हुआ है। तो एनजीओ ये काम करती है, ठीक है, टेस्टिंग कराती है, लैब टेस्टिंग कराती है। उसके बाद आपका एनकरेजिंग द कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट वेर एवर नेसेसरी, वो आपको एनकरेज करती है कि जहाँ पे भी गलत है वहाँ खड़े हुई है, अपनी आवाज उठाइए। फाइलिंग कंप्लेन ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहाफ पर खुद कंप्लेन कर देती है। कंज्यूमर अगर नहीं करना चाह रहा तो कंज्यूमर के नाम से वो खुद कंप्लेन कर देती है। जैसे आपने देखा होगा रेप के जो केसेस होते हैं, उसमें जो है वो जो एनजीओ होती हैं, वो जो रेप विक्टिम होते हैं उनके नाम पर वो लोग केस लड़ते हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन में होते नहीं है कि वो लोग कंप्लेन करें या कुछ थ्रेट की वजह से नहीं, तो एनजीओ उनके जो है बिहाफ पर लड़ाई करता है। वही चीजें हैं यहाँ पर। प्रोवाइडिंग लीगल हेल्प टू कंज्यूमर इन सीकिंग लीगल रेमेडी, बिल्कुल ये आप लोगों को लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, इनके पास लॉयर्स भी होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से मदद करते हैं। बीइंग प्रोएक्टिव इन द फाइलिंग केस इन कंज्यूमर कोर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ये खुद आगे बढ़कर कंज्यूमर कोर्ट में फाइल केस फाइल करते हैं आपके लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है। आप थोड़ा सा इनका प्रोटेक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द ज्यूरिडिक्शन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1916 वाज डिस्ट्रिक्ट फोरम। पहले के लिमिट भी याद रख लेना, इसलिए मैंने ये दिया है 1986। डिस्ट्रिक्ट में जब 20 लाख तक की वैल्यू है तो जा सकते हैं, स्टेट कमीशन है तो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, नेशनल कमीशन है तो 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन 2019 में ये चीज अलग है, अप टू 1 करोड़ है तो डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो स्टेट कमीशन, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कमीशन। ये मैंने जानबूझ के डाला है इस वजह से ताकि आप लोगों को पुराना भी याद होना चाहिए। देखो, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया तो रेगुलेशन जैसा कोई भी एक्ट यहाँ पर प्रोविजन नहीं था, लेकिन 2019 में सीसीपीए बना, यानी सीपीए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को फॉर्म करा गया था। याद रखिएगा, ये नई चीज आई थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के टाइम अंडर दिस एक्ट एमआरपी वाज अ क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द ज्यूरिसडिक्शन, यानी उस टाइम पे सिर्फ एमआरपी को ही देख के डिसाइड किया जाता था कि भाई क्या प्रोडक्ट सही है या नहीं है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर द डिस्काउंटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस इज यूज्ड टू डिसाइड, यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दोनों देखे जाते हैं। उस टाइम पे सिर्फ एमआरपी दिखते थे। देखो, 1986 के अंदर देयर वाज अ नो मेंशन ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स जैसा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसा कुछ भी नहीं था 1986 में। लेकिन 2019 में अंडर दिस एक्ट
एवरी प्रोविजन एप्लीकेबल टू डायरेक्ट सेलर इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ई कॉमर्स सेलर। यहाँ पे जितनी भी चीजें सेलर एप्लीकेबल, जो भी रूल्स रेगुलेशन है नॉर्मल सेलर पे अप्लाई होते हैं, वही ई कॉमर्स वालों पे भी अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं ऑनलाइन बेच रहे हो तो फ्रॉड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए रूल्स रेगुलेशन सेम है। अंडर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टेट कमीशन वॉज कम्पोज ऑफ वन प्रेसिडेंट एंड टू मेंबर्स। याद रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 में स्टेट कमीशन में सिर्फ एक प्रेसिडेंट, दो मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में स्टेट कमीशन में पोस्ट ऑफ वन प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनके कुछ डिफरेंसेस थे जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया। पूरा मैंने आपका कोपा पढ़ा दिया है यहाँ पे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से। बाकी कुछ छूट जाएगा तो हम एमसीक्यू जब कराएंगे तो उसमें आ जाएगा। अगर कुछ रह भी जाता है बाई चांस, तो जब एमसीक्यू सीरीज करेंगे तो उसमें आ जाएंगे वो क्वेश्चंस। ऐसे कोई जरूरी नहीं होता है कि सब कुछ थ्योरी में ही मिले, है ना। कभी कभी एमसीक्यूज में भी नया टॉपिक या नया क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जब टॉपिक वाइज आप लोगों को एमसीक्यू कराऊंगी तो मैं एमसीक्यू भी टॉपिक वाइज ही कराऊंगी, यूनिट वाइज। तो अगर उसमें कुछ छूट जाता है ना तो मैं आप लोगों को वहां पे करा दूंगी, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो चलिए, सेशन यहीं तक था आज का, और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।